को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज श्रीमान अजय जी भाई साहब को सादर अभिनंदन, वंदन और प्रणाम। स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा फेसबुक लाइव पर नियमित संवाद कार्यक्रम स्वदेशी चौपाल के 33वें दिन पर मुझे रोजगार आधारित ग्रामीण विकास पर विचार व्यक्त करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के क्षेत्रीय विभाग प्रमुख श्रीमान अजय जी द्वारा सुअवसर प्रदान किया गया। मैं उनका हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। क्षेत्रीय सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश राय जी को भी सादर प्रणाम प्रेषित करता हूं। इसके अतिरिक्त स्वदेशी जागरण मंच के फेसबुक लाइव पर विचार व्यक्त करने वाले सभी विद्वद्जन, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं सभी सुधी श्रोतागण को भी मेरा प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन स्वीकार हो। बंधुओं, स्वदेशी कोई नया विचार नहीं है, यह राजनीतिक गुलामी से मुक्ति का एक अनुष्ठान भी था। स्वराज्य स्थापना के पश्चात स्वदेशी का विचार लुप्तप्राय सा हो गया था, लेकिन वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण ने स्वदेशी विचार में पुनः जागृति पैदा की है। सुरक्षित भारत, संगठित भारत, एकात्म भारत तथा विश्व में सम्मानित व स्वाभिमानित भारत बनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच सन 1990-91 से पुनः सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के स्वदेशी जागरण मंच के विभाग प्रमुख श्री अजय जी के प्रेरणा से वर्ष 2014 में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में कार्य करने का मुझे भी इस अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमान गोविंदाचार्य जी एवं प्रोफेसर अशोक मडोक जी का टीडी कॉलेज जौनपुर में स्वदेशी जागरण मंच जनपद जौनपुर इकाई द्वारा व्याख्यान आयोजित किया गया और हम सब उनके प्रेरणादायी उद्बोधन से लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान चलाया गया। आज स्वदेशी चौपाल एवं डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अनेक स्वदेशी प्रेमी छात्र छात्राएं, प्राध्यापक और सामान्य जन की सहभागिता बढ़ती जा रही है। इस अभियान में मुझे जुड़ने एवं आप सभी लोगों का सानिध्य पाने में अपार हर्ष हो रहा है। स्वदेशी अब आंदोलन नहीं, आचरण में प्रकट होना चाहिए। अतः सभी आयोजक भाइयों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज रोजगार आधारित ग्रामीण विकास विषय पर चर्चा होना स्वदेशी के मंत्र का ही जगाना और बढ़ाना है। आदरणीय बंधुओं, विषय पर आने से पूर्व कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक होता है, तभी हम विषय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि सबसे पहले हम यह बताने का प्रयास करें कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और जीवन और विकास पर पाश्चात्य एवं भारतीय आर्थिक दर्शन के मूल तत्व क्या हैं, उन्हें समझना होगा। तत्पश्चात क्या स्वदेशी अपनाकर हम रोजगार व विकास को गति देकर कोरोना के प्रभाव से बच सकेंगे? इन्हीं सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने विकास और रोजगार से आधारित विषय को स्पष्ट करना चाहेंगे। तो आइए इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने विचार प्रकट करते हैं। आदरणीय बंधुओं, अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली होती है जिसके द्वारा लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन और विनिमय की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। विश्व में प्रचलित सभी अर्थव्यवस्थाएं जैसे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने अपने ढंग से इसे संचालित करती हैं। इसी संचालन की कड़ी में दो दर्शन हमारे सामने आते हैं। पहला है पाश्चात्य आर्थिक दर्शन और दूसरा है भारतीय आर्थिक दर्शन। पाश्चात्य और भारतीय आर्थिक दर्शन के
मूल तत्व क्या हैं, इसे जानना अति आवश्यक है। आदरणीय बंधुओं, पाश्चात्य आर्थिक दर्शन जीवन और विकास को गति देने के लिए तकनीक और विज्ञान में भौतिकवादी दर्शन को प्रतिस्थापित करता है। पाश्चात्य अर्थशास्त्री तथा अर्थशास्त्र के जनक माने जाने वाले एडम स्मिथ के आर्थिक दर्शन में बर्नार्ड डी मेंडविले की एक कविता है जिसका शीर्षक है द फेबल ऑफ द बीस्ट। यह सन 1704 में प्रकाशित हुई थी। इस कविता के 3 भाव प्रकट होते हैं। पहला है, सभ्यता मानव जाति के सद्गुणों की उपज नहीं है वरन बुराइयों का परिणाम है। दूसरा है, व्यक्तिगत बुरी आदत एवं पाप समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। तीसरा है, प्राप्ताओं से ही जीवन में आनंद की इच्छा उत्पन्न होती है। कविता के इस भाव से एडम स्मिथ स्वहित का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और यह मत व्यक्त करते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ ही समृद्धि की ओर ले जाता है। एडम स्मिथ और उनके समर्थक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्ववाद का नारा देते हैं और साथ ही साथ मांग और पूर्ति का सिद्धांत, मुक्त व्यापार, पूर्ण प्रतियोगिता और अहस्तक्षेप की नीति को व्यवहारिक रूप देते हैं। वे आगे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था स्वतः समायोजनीय है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेगी। इसी दर्शन पर उगी हुई मार्क्सवादी विचारधारा यद्यप भोगवाद की समर्थक नहीं है, फिर भी भौतिकवाद को प्रतिस्थापित करती है। मार्क्स क्या होना चाहिए की अपेक्षा क्या है पर अधिक जोर देता है। वह जीवन और विकास पर भौतिकवादी चिंतन करता है। उसके चिंतन में विचार, भाव व आत्मा का स्थान क्रिया और वास्तविकता ने ले रखा है। वह कहता है, अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है, चेतना अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती। 20वीं शताब्दी का प्रभावशाली अर्थशास्त्री किन्स आय उत्पादन रोजगार को बढ़ाने के लिए प्रभावकारी मांग में वृद्धि की बात करता है। अतः पाश्चात्य आर्थिक दर्शन भौतिकवादी, भोगवादी है और उसमें यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पाश्चात्य आर्थिक दर्शन की उपज आज का वैश्वीकरण भी है, जो अपने आप में लाभ का भाव छिपाए हुए है। इस पूंजीवादी दर्शन में फिजूल खर्ची अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है और कम खर्ची अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। इसके विपरीत जो हमारा भारतीय आर्थिक दर्शन है वह धर्म ग्रंथों, वेद, पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कवियों की कविताओं, लेखकों के लेखों और चिंतकों के चिंतन में बिखरा पड़ा है। कदाचित यही कारण है कि भारत में उस भौतिकवादी व भोगवादी अर्थशास्त्र का विकास नहीं हुआ जो पाश्चात्य देशों की देन है। परंतु भारतीय अर्थशास्त्र पर्यावरण को प्रकृति अथवा सृष्टि जैसे शब्दों से विभूषित कर जीवन और विकास को गति देता है। भारतीय धर्म ग्रंथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित पर्वत और वन से सुसज्जित पृथ्वी पर संतत खुशहाल रहती है, ऐसी बात कही गई है। दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक यहाँ हम उद्धृत करना चाहेंगे, जिसमें कहा गया है कि यावद भूमंडलम धत्ते स शैलवनकाननम तावतिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्रः पौत्रकी। भारतीय धर्म दर्शन में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है, जिसमें अर्थ और काम धर्म से नियंत्रित है। कहने का आशय यह है कि धर्म वही जो प्रकृति के अनुकूल हो और पाप वही है जो प्रकृति के विरुद्ध हो। भारतीय धर्म दर्शन प्रत्येक जीव में आत्मा की मौजूदगी को स्वीकार करता है और उन्हें आध्यात्म से जोड़कर उनकी पूजा और कल्याण की कामना करता है। कौटिल्य मनुष्यों की जीविका और मनुष्यों से युक्त भूमि को अर्थ कहते हैं और भूमि में प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा परिभाषित की है उसे थोड़ा यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे।
उन्होंने कहा है कि मनुष्याणाम वृत्तिर्थिः मनुष्यवती भूमिर्व्यर्थः तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। महात्मा गांधी अर्थशास्त्र को नैतिक एवं भावात्मक मूल्यों की कसौटी पर कसते हैं। गांधी जी के शब्दों में जो अर्थशास्त्र नैतिक एवं भावात्मक मूल्यों की उपेक्षा करता है वह मधुमक्खी के छत्ते के समान है जिसमें जीवन होते हुए भी सजीव जीवन का अभाव है। गांधी का अर्थशास्त्र सादगी, समानता, श्रम की प्रतिष्ठा, न्यायधारता के सिद्धांत, लघु उद्योग एवं विकेंद्रीकरण, कृषि अर्थव्यवस्था तथा सर्वोदय के विचार पर आधारित है। इसी के साथ मिलता जुलता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म आर्थिक चिंतन भी है। उन्होंने वैदिक दर्शन के प्रवाह में एकात्म आर्थिक दर्शन दिया है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक दर्शन में फंडामेंटल अंतर क्या है। तो जहाँ तक हमने इसका अध्ययन किया है, मुझे जहाँ तक ज्ञात है, तो दीनदयाल उपाध्याय ने गांधी के जो आर्थिक दर्शन है उस पर हिंदू दर्शन का तड़का लगा दिया है और बाकी सारे विचार लगभग वही हैं। वह सनातनी संस्कृत का जामा पहनाते हैं और कहते हैं कि पाश्चात्य जो रचना है, जीवन रचना है, वह संकेंद्रीय है, कंसेंट्रिक है, जिसमें व्यक्ति केंद्रबिंदु है, उसे संबंध रखते हुए परिवार, समुदाय, राष्ट्र और मानवता है। यह एक दूसरे को आवृत अवश्य करते हैं पर एक दूसरे से अलग हैं। वह पाश्चात्य आर्थिक दर्शन के इस मत से सहमत नहीं है कि जो कमाएगा वह खाएगा। वह पश्चिम के रिसाव सिद्धांत ट्रिकल डाउन थ्योरी से सहमत नहीं है। इस सिद्धांत का मूल तत्व है कि ऊपर के लोग जितना लाभ खर्च करेंगे उतना ही नीचे के लोगों को लाभ मिलेगा। अतः पूंजीवादी आर्थिक दर्शन में फिजूल खर्ची अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी और कम खर्ची अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ट्रिकल डाउन थ्योरी के स्थान पर अंत्योदय का विचार दिया है और कहा है कि पाश्चात्य जीवन रचना तो संकेंद्रीय है, लेकिन भारत की रचना सनातनी है, स्पाइरल सिस्टम है। इस जीवन रचना का प्रारंभ व्यक्ति से होता है और व्यक्ति से संबंध कायम रखते हुए अखंडित रूप से परिवार, समुदाय, राष्ट्र और मानवता जुड़ी हुई है और परम शिखर पर चराचर विश्व जुड़ा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि सनातनी संस्कृति में कमाई पर सबका अधिकार है, अतः जो कमाएगा वह खिलाएगा। वह रिसाव सिद्धांत के स्थान पर निर्धनों, वंचितों के उत्थान के लिए अंत्योदय का विचार दिया है, जिसमें दरिद्र नारायण की सेवा और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के समग्र विकास का दर्शन छिपा है। अतः पाश्चात्य और भारतीय आर्थिक दर्शन के मूल तत्व को जानने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य दर्शन भौतिकवादी व भोगवादी है। पाश्चात्य आर्थिक दर्शन में बाजारवाद, लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास, अपसंस्कृत और समग्र जीवन के परख का अभाव है, जबकि भारतीय आर्थिक दर्शन और नैतिकता से बंधा हुआ है और उस पर आध्यात्मिक आवरण चढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ मेरा मानना है कि पाश्चात्य आर्थिक दर्शन की भौतिकवादी व भोगवादी संस्कृति ने हमें जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। हम इतने प्रभावित हैं कि अपनी संस्कृति के बहुत से आयामों को भूल चुके हैं। लेकिन हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए पाश्चात्य आर्थिक दर्शन के वैशिष्ट्य को नकारा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ भारतीय आर्थिक दर्शन भौतिकवादी जामा नहीं पहन सका और आदर्श, नैतिकता एवं मूल्य की कसौटी पर जीवन और विकास को हमेशा कसता रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किया जाए। मेरा मानना है कि स्वदेशी को अपनाकर तथा निम्न उपाय को जीवन में चरितार्थ कर रोजगार और विकास को गति देकर हम कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं और एक स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी भारत बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। इसमें कुछ
कटु सत्य है जिसको स्वीकार करते हुए अपनी बात को हम रखेंगे। पहला है, भारत को स्वावलंबी, श्रेष्ठ व स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। अतः पंथ निरपेक्ष जनसंख्या नीति अविलंब लाई जाए, क्योंकि यह बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव हमारे लिए रोजगार, विकास और कई तरह के संकट खड़ा किए हुए है। दूसरा है, स्वदेशी व स्वावलंबी भारत के लिए लोगों की मनोदशा एवं उसमें विशेष वातावरण का निर्माण करना होगा। लोगों की मनस्थिति को बदलना होगा और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होगा ताकि लोगों के आचरण में स्वदेशी आ जाए। इसका बहुत हृदय से प्रयास करना होगा। तीसरा है, महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अन्य भारतीय चिंतक हमारे आदर्श एवं पथप्रदर्शक हैं। उनके विचारों की रोशनी में पश्चिम के विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान को आत्मसात करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पश्चिम के विज्ञान और तकनीक को प्रयोग करेंगे तो हमारी कहीं किसी दृष्टि से उसमें दृष्टता आ जाएगी। उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत के आध्यात्म में पश्चिम के विज्ञान और तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए और तभी हम एक स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत का निर्माण कर सकेंगे। चौथा है, पश्चिम के भौतिकवादी दर्शन और भारत के आध्यात्मिक दर्शन का सुंदर समन्वय बनाया जाना चाहिए, न कि हम दोनों एक दूसरे के वैशिष्ट को चुनौती देने में ही अपनी सारी ऊर्जा का क्षरण कर दें। पांचवा है, हमारे देश में अनेक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। वे अपनी वीडियो कॉलिंग ऐप, मीटिंग ऐप, मैसेज ऐप एवं अन्य सोशल कनेक्टिंग ऐप विकसित करें, जिससे हमें विदेशी ऐप का सहारा न लेकर स्वदेशी ऐप से स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी भारत के विकास को गति दे सकें। छठा पॉइंट है, भारत गांवों का देश है, नौजवानों का देश है। अतः ग्रामीण विकास को गति देने एवं नौजवानों को रोजगार देने के लिए ग्रामीण स्वयं सेवकों की नियुक्ति उनके ही ग्राम सभा स्तर से की जाए। उनकी योग्यता इंटरमीडिएट हो, उन्हें कौशल विकास योजना के माध्यम से ट्रेंड कर ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं उन्हीं के माध्यम से संचालित की जाएं। इनका ग्राम सभा स्तर पर पूर्ण सुरक्षित तकनीकी रूप से ऑफिस हो। किसानों के उत्पादन एवं विक्रय की पूरी जिम्मेदारी इनके ही ऊपर हो और इनका ऑफिस ब्लॉक, तहसील, जिला एवं प्रदेश स्तर के विकास भवन से जुड़े हुए हों। इनकी संख्या कम से कम 10 हो। सातवां जो पॉइंट है, स्वदेशी उत्पाद लोगों की कृपा पर नहीं बल्कि अपनी गुणवत्ता के कारण खरीदा जाए, यह प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए। यह कृपा पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पर पहचान बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है, भारत में मोटे अनाज जैसे जौ, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी का उत्पादन बढ़ाया जाए। आजकल इन अनाजों की मांग बढ़ी है। किसानों को इनके उत्पादन एवं विक्रय की सुविधा प्रदान कर रोजगार एवं आय की वृद्धि की जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चीनी के स्थान पर खांडसारी एवं गुड़ की मांग शहरों में ज़्यादा बढ़ी है। अतः गुणवत्ता युक्त इन उत्पादों को घरेलू स्तर पर विकसित कर किसानों में रोजगार एवं आय की वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किसान गेहूं एवं अन्य उत्पाद को सीधे न बेचकर बल्कि उसका आटा बनाकर, बेसन बनाकर, चावल निकालकर तेल के रूप में तैयार कर बेचें और उन्हें मंडी शुल्क एवं विकास शुल्क से छूट दी जाए। यह भी किसानों के रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन हो सकता है। दूध, फल, सब्जी एवं अन्य कच्चे उत्पाद सीधे बेचने की जिम्मेदारी इन्हीं ग्राम सेवकों को उपलब्ध कराई जाए। पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। अतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी पालन किसानों के रोजगार एवं आय के स्रोत बन सकते हैं। इसके लिए अच्छी नस्ल की प्रजाति की चीज़ों को इनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन, अंडे का उत्पादन बढ़ाकर किसानों को रोजगार एवं आय प्रदान की जा सकती है। एलोवेरा, तुलसी, इलोय
आंवला, नींबू, आम के उत्पादन को व्यावसायिक रूप से विकसित कर रोजगार एवं आय प्रदान किया जा सकता है। कुल्हड़, सुराही, घड़े एवं अन्य मिट्टी के बर्तन का व्यवसाय बढ़ाकर रोजगार एवं आय की वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है शादी, ब्याह एवं अन्य उत्सवों पर पत्तल, दोना एवं कटोरी के प्रयोग का प्रचलन बढ़ रहा है। अतः किसानों की आय एवं रोजगार हेतु बरगद, साल, सागौन और पलाश के पत्तों का वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। पशु चारा का उत्पादन रोजगार एवं आय का साधन बन सकता है। इसके लिए हरा चारा की पैदावार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है योग व प्राणायाम को व्यावसायिक रूप से विकसित कर ग्रामीण नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। यह भी उनके आय का एक स्रोत बन सकता है। वैदिक परंपरा के कर्मकांड भी रोजगार एवं आय के स्रोत बन सकते हैं। अतः इसे संस्कृत पाठशालाओं के माध्यम से नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो भी अपना रोजगार और आय का स्रोत विकसित कर सकें। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट पास ग्रामीण नौजवानों को सामान्य बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार एवं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए वैद्यकीय ज्ञान प्रदान करके उनको इस कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है और वो ग्रामीणों के सहयोग में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यह उनके रोजी रोजगार का साधन हो सकता है। एक जिला एक उत्पाद ODOP के तर्ज पर एक गांव एक उत्पाद OBOP को विकसित कर किसानों की आय व रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है ग्रामीण उत्पाद के प्रमाणीकरण की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना गुणवत्ता के वह प्रतियोगी युग में टिक नहीं पाएंगे। गुणवत्ता प्रमाणीकरण का कार्य ग्राम सभा स्तर पर ग्रामीण स्वयंसेवकों के माध्यम से ही संपन्न कराया जाए। नेक्स्ट है स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने एवं किसानों के आय में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 46 कृषि उत्पादों जैसे आम, अमरूद, केला, भिंडी, लौकी, गाजर, तरबूज, गोभी, मूली, कटहल इत्यादि को मंडी शुल्क एवं विकास शुल्क से मुक्त कर दिया है। यह एक स्वदेशी विकास में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए अपनी उत्तर प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। भारत के रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में इंडिया टीवी चैनल पर एक साक्षात्कार में अपना मत व्यक्त किया है कि भारतीय रेल 95% स्वदेशी उत्पाद का ही प्रयोग करती है। यह भी हमारे स्वदेशी जागरण मंच की पहल का परिणाम है कि आज हमारी रेल पूर्णतः स्वदेशी होने के कगार पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया के प्रथम फेज में हम विदेशी सामानों को मंगाकर भारत में अरेंज करते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया के द्वितीय फेज में वे सभी विदेशी सामान भारत में ही बनेंगे। यह एक स्वदेशी अभियान की ही विजय है। अंत में कहा जा सकता है कि स्वदेशी का मतलब मोटा खाना, मोटा पहनना तथा बैलगाड़ी युग में जाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर सोए हुए पुरुषार्थ को जगाकर विदेशी को स्वदेशानुकूल तथा स्वदेशी को युगानुकूल बनाकर एक स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है। आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि हम दंतोपंथेगड़ी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म आर्थिक दर्शन की रोशनी में स्वदेशी को आचरण में उतार सकेंगे। यही मंत्र है, यही साधना, भारत भव्य बनाना है। तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है। इन्हीं भावों के साथ श्रीमान अजय जी एवं सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वदेशी, वंदे मातरम। धन्यवाद।